हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं सिंपल सिंपल ट्रिक्स के बारे में, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर को कुछ चुनिंदा वर्ड्स के माध्यम से जोड़ा जा सके, या फिर सबसे दोस्तों मैं सॉल्व करता हूं उस प्रॉब्लम को जो हर एक स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि होता क्या है कि हम लोग मेहनत करके पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाते हैं। नहीं लिखने का कारण क्या होता है दोस्तों कि हम लोग उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन से एक दो दिन पहले आप पूरे किताब को खोल के तो पढ़ नहीं सकते हो। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे लाता हूँ ट्रिक्स, और वो कोशिश करता हूँ कि वो ट्रिक्स अगर आप याद रखो तो उस ट्रिक को तोड़ तोड़ के अगर आप लिखना चाहो तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, और आपसे एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा दोस्तों। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप जुड़े रहो मेरे वीडियो के साथ और अंत तक, आखिरी तक देखो, और मेरे साथ याद करो इन ट्रिक्स को, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और मैं आपको पूरा टॉपिक एनसीईआरटी के बेस में पढ़ा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? तो मैंने इस टॉपिक में पॉलिटिकल पार्टी को समझाया है पार्टी के एक निमोनिक से, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो क्या है, मतलब क्यों है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है उनका हमारे लिए, या फिर उनके काम क्या है, या फिर ये पार्टी सिस्टम होता क्या है, या फिर ये पार्टियां कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का ये चैलेंजेस क्या क्या है, या फिर ये कैसे कैसे रिफॉर्म्स ला सकती हैं। रिफॉर्म्स क्या होता है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, पहला टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी। और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं सबसे साधारण शब्दों में। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें एक कॉमन आइडियोलॉजी, वर्किंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और देश चलाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में 140-50 करोड़ की आबादी है। ये आबादी बहुत ज़्यादा है। मानते हैं कि हमारे देश में पावर हम लोगों को भी मिला है। हम लोग भी देश के एक ऐसे नागरिक हैं जिसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है दोस्तों कि हम लोग भी रिप्रेजेंट करने लगे, नहीं। तो सभी लोग रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाता है दोस्तों कि एक क्षेत्र तैयार किया जाता है और उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी तैयार होता है। वही आदमी पार्लियामेंट में जाके हमारी बातों को रखता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मान के चलो कि इंदौर से हो, या फिर आप मान के चलो कि पटना से हो। इन सभी जो लोकेशन से मान के चलो अगर आप हो, तो इन सभी जगहों से आपका एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो आपकी बातों को पार्लियामेंट में उठाएगा और कोशिश करेगा आपकी डिमांड्स को फुलफिल करने का। तो और आगे अच्छे से समझते हैं दोस्तों अपने इस नेमोनिक्स के साथ। तो पहला है दोस्तों, पार्टी काम करता है पावर के लिए। पार्टी वर्किंग टुगेदर फॉर पावर। आखिर इसको देश चलाना है ना, लोगों ने एक ग्रुप जो इलेक्शन जीत कर सरकार चलाना चाहता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टी वही होती हैं जिनको देश चलाना है। पहला सिंपल आपके लिए यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास एजेंडा शेयर्ड होता है सभी मेंबर्स के पास। देश को कैसे चलाना है, पार्टी कैसे चलेंगी, उनको पता होता है। इनका एजेंडा एकदम क्लियर होता है दोस्तों। सबका कॉमन विजन होता है और मैनिफेस्टो होता है कि देश को चलाना ही है। अब तो बुरे एस्पेक्ट से तो चलाओगे नहीं। आपको देश एक ट्रांसपेरेंट मेथड से या फिर लोगों के बीच जुड़ के रह के आपको देश को चलाना है। उसके बाद से आखिर दोस्तों, रन द गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग इलेक्शन। जाहिर सी बात है दोस्तों, यही वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो देश को चलाएंगी। कैसे? तो उस इलेक्शन को जीत के। अब वो इलेक्शन में कौन जीतता है दोस्तों? तो जो मेजोरिटी मिलती है या वही जो सरकार बनाते हैं। क्योंकि इलेक्शन तो होता है हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो इलेक्शन के टाइम पे आपस में लड़ती हैं। लड़ती का मतलब है कि अपने आप को मौका देती हैं कि लोग उन्हें चुने, और जो लोग सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को वोट देते हैं वो पार्टी जीत जाती है और वही हमारे देश का सरकार चलाती है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो टीम ऑफ लीडर, वर्कर या फिर फॉलोअर्स होते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होता है, लीडर के साथ साथ उनके वर्कर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो इनका जो जितना भी फॉर्मेट होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे नेता, कार्यकर्ता, सपोर्टर, इन सिंपल वर्ड्स। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं कि उनके काम क्या हैं, उनके मेंबर्स कौन हैं, इनका फॉर्मेट मतलब वो किस तरीके से चलेंगी। ये सभी चीज़ें तैयार होती हैं। उसके बाद
देखा जाए दोस्तों, यू वांट टू सर्व सोसाइटी थ्रू इलेक्शंस। दोस्तों क्या होता है कि इलेक्शन के थ्रू लोगों का सेवा करना ही उनका एक परम धर्म होता है। आप मान के चलो कि आप अगर जब उनको चुन लिए हो, तो जाहिर सी बात है ना कि चुनने का इंटेंट ही क्या है, आप लोगों ने उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि उस चुनने का रीज़न है कि वो हम आपकी बातों को उठाएंगे, के देश में आपके हर एक मुद्दे को उठाने का कोशिश करेंगे, सोसाइटी को आगे लेके जाने का वो लोग कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज को हमने कर लिया है क्लियर, जिसमें हम लोगों ने देखा है ये 5 पॉइंट्स को। ये 5 पॉइंट्स भी तैयार होती हैं दोस्तों, वो भी पार्टी के टर्म से। तो आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें सिंपली आप लोग डिफाइन कर सकते हो पार्टी को, और पार्टी को आप लोग एक्सटेंशन में दे सकते हो दोस्तों इन पॉइंट्स के साथ। दोस्तों डेमोक्रेसी जो है ना, बिना पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो एक ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब एक ऐसा पुल होता है या फिर ऐसा एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जो लोगों से सरकार को जोड़ता है, लोगों से पावर को जोड़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस घनी आबादी में, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में, अगर आपको रूल करना है तो आप अपने ही एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो दोस्तों। वो रिप्रेजेंटेटिव ही जाके पूरे हमारे देश को चलाने में आपका योगदान रहेगा, या फिर आपका एक मतलब बोल सकते हो कि आप ही का एक रिप्रेजेंटेटिव जाके आपकी बातों को रखेगा। तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल था, जैसा कि ब्रिज बिटवीन द पीपल्स एंड गवर्नमेंट। पार्टी पब्लिक और सरकार के बीच में लिंक का काम करती है या लिंक होती है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी में सबसे अहम रोल होता है एस सी एस टी या फिर ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ें उठाई जाती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप लोग अपनी बातों को नहीं उठाओगे, लोगों को सपोर्ट करने की बात नहीं करोगे, रिफॉर्म्स नहीं लाओगे, आगे हम लोग और भी बहुत पॉइंट पढ़ेंगे, तो इसमें कैसे बदलाव आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया कि ये एक ब्रिज होता है लोगों से गवर्नमेंट को जोड़ने का। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन भी तो सोशल ग्रुप्स का होना चाहिए ना, सभी कम्युनिटी के लोग होने चाहिए जो अपने कम्युनिटी को प्रमोट करने का काम करें, आवाज़ों को उठाने का काम करें। उसके बाद से दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं जो आइडियाज़ को पॉलिसी में कन्वर्ट करती हैं। मान के चलो एक सिंपल भाषा में अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कहीं पे किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर लगता है कि जैसे अंडमान निकोबार में हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल्स हैं दोस्तों, ट्राइबल्स हैं, समझे? तो ट्राइबल्स होने का मतलब क्या है कि मतलब वहाँ पे जाके आप फैक्ट्री का निर्माण कर दोगे क्या? वहाँ पे आप उनके लिए घर बना के दे दोगे क्या, वो गरीब है तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल्स का जो जीवन होता है वो जंगल में ही उनका जीवन होता है, और उसी प्रथा से वो लोग चले आ रहे हैं। वो लोग नहीं हम लोग जैसे लाइफस्टाइल को वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए उनके लिए हमने उन्होंने क्या काम किया, तो उनके लिए हम लोगों ने एक समझो कि एक पॉलिसी लाया। पॉलिसी क्या लाया, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि उनको बाहरी दुनिया के लोगों से प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि दोस्तों पॉलिसीज यही तो होती हैं, आइडियाज़ को पॉलिसी में कन्वर्ट किया जाता है, मैनिफेस्ट की बातें लॉ बनाती हैं। क्योंकि हम लोग अपने आइडियाज़ को ही तो लॉ बनाते हैं। लॉ बनाने का इंटेंट क्या होता है, किसी के पक्ष में कुछ अच्छी बातें करना, किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद से दोस्तों हम लोग देखेंगे डायरेक्शन टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये क्या होता है कि बिना पार्टी लीडरशिप का डायरेक्शन ही नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई पार्टी है तभी तो पार्टी में बहुत सारे मेंबर हैं, तो उस मेंबर्स या फिर बोल सकते हो एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसका एक लीडर तो होता ही है। आखिर वो उस पार्टी को लीड करता है, वो रेगुलेट करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या है हमारे देश में, या फिर कहीं भी दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज अगर हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का एक वे होता है, एक देश को चलाने का उनके पास स्ट्रक्चर होता है कि वो इस तरीके से देश को चलाएंगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि डायरेक्शन टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब बिना पार्टीज लीडर का डायरेक्शन ही नहीं है। पार्टी तो होनी ही चाहिए, तब कोई लीडरशिप में आएगा ना। उसके बाद से देखो दोस्तों, गवर्नमेंट क्या होती है, सॉरी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिकम पॉसिबल। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो पार्टी रूल कर रहा है वो कैसे आया है, तो वो गवर्नमेंट बना के आया है, वो मेजोरिटी के बाद आया है। चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, वो क्या करते हैं, वो मेजोरिटी के बाद ही वो चुने जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं। इतना तो आपको पता ही दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हम लोग डायरेक्टली पीएम और सीएम को नहीं चुनते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्शन स्ट्रक्चर्ड बाय पार्टी पार्टिसिपेशन। इलेक्शन जो होता है ना दोस्तों, वो
आप खुद सोच सकते हो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिस्टम नहीं चला सकता है, एक आदमी उस पार्टी को तो चला ही नहीं सकता है। तो इसमें बहुत सारी पार्टीज का पार्टिसिपेशन होना है ना। इलेक्शन का मतलब ही क्या होता है? चुनाव। और चुनाव किन के बीच में होता है? जब दो या दो से अधिक या फिर बहुत सारे लोगों का बीच में जब आएंगे, कंपटीशन होगा, तभी तो होगा। तो वो सिंपल सी बातों में हम लोग समझें तो इलेक्शन जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत सारी पार्टीज आती हैं, तब जाके पार्टिसिपेशन होता है, तभी तो एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा ब्रिज तैयार किया। वो ब्रिज क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज का इम्पोर्टेंस का, पॉलिटिकल पार्टीज को याद करने का। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? चलिए आइए हम लोग समझते हैं इस टॉपिक में। पहला क्या है दोस्तों कि पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टीज प्ले मल्टीपल रोल फ्रॉम गिविंग वॉइस टू रनिंग द नेशन। जाहिर सी बात है दोस्तों, पार्टीज का काम ही होता है कि आपकी आवाज़ों को उठाएं और देश को चलाने में उसका अहम योगदान होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका काम, उनका जो काम होता है, उनके जो वर्क्स होते हैं, या फिर उनका जो ड्यूरेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, या फिर जितने भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है दोस्तों? तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो आप लोगों को भी पता है कि आप लोग के राइट्स होते हैं, या फिर आप लोगों को भी पता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, उसको कितना काम करना है, क्या काम करना है, उसके कितने पावर्स हैं, क्या लिमिटेशन है, सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। तो दोस्तों, इस नेमोनिक्स का अगर हम लोग देखें तो मैंने जो फॉर्मेशन किया है वो इसी से फॉर्मेशन किया है कि वायरल। वायरल मतलब दोस्तों, वायरल मतलब कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं मतलब क्या? फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनका काम क्या होता है तो हम लोग भी जानते हैं उनका काम क्या होता है। तो पहला, वॉइस उठाना, लोगों की आवाज़ों को उठाना, उनके मुद्दों को उठाना, जैसे जॉब हो गया, प्राइसेस हो गए, इन सभी के सपोर्ट में, या फिर इन सभी टॉपिक को मुद्दा बना के वो लोग अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। दूसरा, उनकी आवाज़ को उठाने में दोस्तों कहीं ना कहीं वो किसके द्वारा वो आवाज़ें उठती हैं? तो पब्लिक ओपिनियंस, मीडिया, रैली, कैंपेन के जरिए वो अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। तीसरा है दोस्तों, रन द गवर्नमेंट। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके कॉम्पीट करती है, लेकिन गवर्नमेंट कौन चलाता है? तो रूलिंग पार्टी, आखिर यही तो सरकार बनाती है। उसके बाद से एक्ट एज ओपोजिशन। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में रूलिंग गवर्नमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है ना, वो अपोजिशन पार्टी का होता है। वो क्यों होता है वो समझते हैं हम लोग। अपोजिशन पार्टी जो होती है ना दोस्तों, असल में रूलिंग पार्टी की गलतियों को दिखाती है। वो ये बताती है कि आखिर जो चैलेंजेस फेस कर रहा है रूलिंग पार्टी, या फिर या फिर दोस्तों अगर आप लोग देखो तो रूलिंग गवर्नमेंट क्या करती है? वो देश के अच्छे डायरेक्शन में जाने का तो काम करती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी उनकी गलतियों को निकालता है। जिससे क्या होता है कि रूलिंग पार्टी उन अपनी गलतियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है। तो इससे क्या होता है कि और सुधार होता है। तो हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, एक बहुत अच्छा एक्ट है अपोजिशन का, जो कि गलत पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं, यही लोग आवाज़ को उठाते हैं, और देश में और अच्छा कंपटीशन आता है, और अच्छा हमारा संविधान निखरता है दोस्तों। उसके बाद से हम लोग देखें तो उसके बाद से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो लिंक पीपल टू वेलफेयर स्कीम्स। दोस्तों, सरकार के द्वारा राशन कार्ड बनाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे इससे बेनिफिट्स हैं, जैसे नल जल योजना, जैसे लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसका लिंक कौन देता है दोस्तों, या फिर उसको कनेक्ट कैसे करता है? या फिर सरकार के द्वारा बहुत सारे कि लोगों को अनाज मिलेगा, किसानों को पैसा मिलेगा, गरीबों को खेती करने के सामान मिलेंगे, मतलब इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं दोस्तों, जिससे क्या किया जाता है कि गरीबों को और सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, इसका लिंक कौन है, आखिर इसका ब्रिज कौन है? तो मैंने पहले भी बताया था आपको दोस्तों कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो ब्रिज का काम करती हैं, जो
लोगों को लिंक करती हैं। उसके बाद से यही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो इलेक्शन करती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन में, उसका एक अपना सिंबल होता है और कैंडिडेट ही डिसाइड करता है कि वो सिंबल क्या है। तो ये बेसिक जो है ना फंक्शंस हैं, इसको एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला, वो आपकी आवाज़ों को उठाता है, आपकी मदद से उठाता है, पब्लिक ओपिनियन जिसको बोलते हैं। वही जो जीत कर देश चलाता है। देश चलाने के बाद अपोजिशन आपकी बातों को बॉयकॉट करेगा, आपकी बातों को गलतियों को खोजेगा, जिससे आपके अंदर और निखार होगा। उसके बाद से देखें तो ये आपको आपके स्कीम्स से जोड़ता है और इलेक्शन में आपके पास मेनली एक सिंबल हो, आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम किस तरीके का है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हर देश में अलग अलग तरीके की पार्टियां होती हैं। उसी तरीके से इंडिया में किस तरीके की पार्टी हैं और पार्टियों का क्या क्या डिफिनेशन है उसको समझते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम होता है दोस्तों, जो सिर्फ एक ही पार्टी देश में अलाउ है जो कि देश को चलाएगी। जैसे कि चाइना में, वहाँ पे कौन सी पार्टी है दोस्तों? तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि देश को चलाती है। यही चीज़ सेम देखोगे आप लोग तो रशिया में भी सेम है। ठीक है, रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। टू पार्टी सिस्टम क्या है दोस्तों? जिस देश में बस दो ही पार्टीज होंगी जो देश को चलाने का काम करेंगी। लेकिन इंडिया में क्या है दोस्तों कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जाती हैं खुद को कॉम्पीट करने के लिए, कोशिश करती हैं कि वो आपको आपके पक्ष में आवाज़ को उठाएं और देश को चलाने का वो काम करें। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका कितना डिफरेंस होता है, सॉरी उनके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों? नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी मतलब कि जो 4 स्टेट में कम से कम रिकॉग्नाइज्ड हो। स्टेट पार्टी क्या होता है दोस्तों? जो कम से कम सिर्फ एक या दो स्टेट में स्ट्रॉन्ग, मेनली बोला जाता है उसको कि वो एक या दो स्टेट में स्ट्रांग हो, जैसे टीएमसी डीएमके। उसके बाद से दोस्तों क्या होता है? तो सिंपल और स्टेटस सपोर्ट्स करता है, सॉरी स्टेटस को डिफाइन करता है। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो एलिजिबिलिटी होता है ना, वो मेनली वोट और सीट के बेसिस पे होता है। आप वोट दोगे, सीट जीतोगे तो होगा। जैसे कि समझ के देखो, मान के चलो कि इस क्षेत्र से 40 सीटें हैं। ठीक है, तो इस 40 सीटों में जिसके पास 21 सीट होगा वो तो जीत गया। तो इसको बोलते हैं सीट के बेसिस पे। और वोट के बेसिस पे दोस्तों कि मान के चलो कि हर 40 में से किसी एक पोजीशन पे जो दो तीन लीडर आपस में लड़ रहे हैं, जो दो तीन लीडर आपस में लड़ रहे हैं, जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएंगे। तो इसको बोलते हैं वोट के बेसिस पे। तो कोई इलेक्शन कमीशन इसी चीज़ों के आधार पे एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक लीडर को सेलेक्ट करता है, चुनता है। उसके बाद से दोस्तों सबसे अहम चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैलेंजेस क्या है और उसको हम लोग समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना फेस करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ को। तो क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़? जो कि देखो दोस्तों, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ है वो बहुत ही माइनर है। माइनर क्यों है? क्योंकि माइनर में ना निमोनिक्स है। चलो दोस्तों हम लोग याद करते हैं इस निमोनिक्स से और आपको बताते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही माइनर तरीके से माइनर को फॉर्मुलेट किया है। क्योंकि दोस्तों क्या है, देखो माइनर क्या है? तो पहला चीज़ है कि मनी और मसल पावर का मिसयूज़ करना। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल आप लोग रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है मेनली, वो वेल्दीएस्ट है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वो मेनली वो क्या कर सकता है कि पैसे के मदद से या फिर अपने मनी मसल पावर से वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। वो वोट बैंक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, वो करप्शन क्रिएट कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये एक मनी और मसल पावर का मिसयूज इसको बोलते हैं। उसके बाद से इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है जब हाई डिमांड होता है किसी कल्चर का। दोस्तों अगर आपको इसको याद करना है तो एक सिंपल वे में आप लोग वो एग्जांपल याद करो श्रीलंका का। वो श्रीलंका में क्या था दोस्तों कि मेजोरिटी जो थी सिन्हालाज की, वो क्या कर रही थी? सिन्हालाज क्या कर रही थी? तो वो लोग मेजोरिटी डिमांड कर रही थी कि देश को उनको चलाना है। तो दूसरा चैलेंज दोस्तों क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी कल्चर का डिमांड करोगे, किसी स्पेसिफिक रिलीजन या फिर किसी इस बायस्ड थिंकिंग के बेसिस पे अगर जाओगे, किसी एक नज़रिए में खुद को मोड़ने का कोशिश करोगे, तो क्या होगा कि इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होगा। और यही पॉलिटिकल पार्टीज का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी तो नहीं खत्म होना चाहिए ना।
ये इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के कंटेक्स्ट से अगर आप समझो तो उनके अंदर में भी एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेटेड होना चाहिए ना कि वो पार्टी का क्या एम है, पार्टी का क्या गोल है। तो ये सभी चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद से क्या होता है कि तीसरा पॉइंट, नो रियल वोटर फॉर चॉइस, वोटर चॉइस क्या होता है कि मान के चलो कि आपके क्षेत्र से ए, बी और सी नाम का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है जिसको आपको चुनने का मन है, लेकिन मुद्दा ये है कि ए, बी और सी में आपको कोई पसंद ही नहीं है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है ना कि आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉमिस तो सेम होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है ना कि कौन सही है मेरे लिए, कौन सही नहीं है। तो ये एक तरीके से आप लोग एक प्रॉब्लम के सिचुएशन में फंस जाते हो। या फिर इस तरीके में अगर आप लोग देखो तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास ना ऑप्शन बचने के कारण हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और किसी गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, तो इसका अफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे पड़ ही जाता है दोस्तों। उसके बाद से वन फैमिली डोमिनेंस, ये क्या है दोस्तों कि जो वंश चले आते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे कि ओनली फॉर एग्जांपल दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है कि गांधी फैमिली हो गया या फिर यादव फैमिली हो गया, ये फैमिली क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल हायरार्की को डोमिनेट करते हैं। इनके पास क्या है दोस्तों कि एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक हम लोग देखते हैं कि ये कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। या फिर आप लोग देखोगे कि एक के बाद दूसरा, मतलब उनके जनरेशन में ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक चैलेंजेस है। आखिर फिर पॉलिटिकल पार्टी में नरिशमेंट कहाँ से आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज लॉज। दोस्तों ये सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने इसके पहले जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था जेंडर रिलीजन कास्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो जेंडर के बेसिस पे लोगों को प्रमोट करने की जो बातें होती हैं, या रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो जानते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ इनक्वालिटीज़, माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कास्ट, या फिर माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पुअरनेस, गरीबी के भी आधार पे। तो दोस्तों उन सभी लोगों को समाज में कभी भी पावरफुल जो पावर है वो उठने नहीं देगा। तो उनको उठाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, तो रिजर्वेशन के तौर पे हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स के पास पहले इनइक्वालिटीज़ थी कि वो लोग देश को चलाने में, रोल्स निभाने में प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम क्या था दोस्तों कि उनको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। लेकिन 2023 के रिजर्वेशन बिल के तहत हम लोगों ने देखा कि उनके पास भी अब अपॉर्चुनिटीज़ है कि देश में वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। अब वो भी कितना रिप्रेजेंटेटिव सीट्स के साथ दोस्तों, तो 33% सीट्स। दोस्तों रिफॉर्म्स क्या होती हैं, जो सरकार के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, या फिर बोल सकते हो सरकार और लोगों, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, या ट्रांसपेरेंसी को जो क्लैरिफाई करता है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफॉर्म्स, जो कि एक सुविधा का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। पहला है आरटीआई। दोस्तों आरटीआई क्या करता है कि स्टाइल ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग। दोस्तों सरकार के द्वारा पैसा कहाँ से आता है, कितना पैसा आता है और वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, उसका एक हिसाब होता है। उसका हिसाब हम लोग कैसे जानते हैं, तो आरटीआई के माध्यम से जानते हैं। ये उन हिसाबों का डेटाबेस रखती है, और अगर आपको जानना है तो आरटीआई फाइल करके आप किसी भी फंडिंग प्रोसेस को आप लोग इजीली जान सकते हो। दोस्तों जानने का मुद्दा क्यों, दोस्तों जानने का मुद्दा इसलिए क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है, और ये हमको मौका देती है कि हमारा देश और अच्छे तरीके से चले। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल इलेक्शन मस्ट बी रेगुलर। एक अच्छा देश का निर्माण ही होता है दोस्तों अच्छे नेता को चुन के। ठीक है, तो अच्छे नेता का हम लोग बार बार चयन अगर ना करें तो हमारा देश जो है वो कैसे अच्छे से चलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे एक टर्म है, नेता जो होते हैं वो वोट से बनने चाहिए, नहीं कि चुने जाने चाहिए। ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये है दोस्तों, आपको पता होगा सिन्हाला और बेल्जियम का आप लोग एग्जाम्पल को याद करो। सिन्हाला और बेल्जियम में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि सिन्हाला में मेजोरिटी रूल किया कर रहा था। सिन्हाला में मेजोरिटी रूल कर रहा था, तो रूल कर रहा था ये
चुना गया, ये वोट तो नहीं हुआ। लेकिन बेल्जियम में जो रूल किया जा रहा था वो तो थ्रू द वोट हुआ ना। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है दोस्तों, चुना जाना और वोट के बीच का डिफरेंस। उसके बाद से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सिलेक्शन ऑफ क्लीन कैंडिडेट। दोस्तों सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही आना चाहिए कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके क्या होता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बैंड हो जाने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद से दोस्तों अगर देखा जाए तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स एंड यूथ। दोस्तों हमारे देश का जो रीढ़ होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो यूथ होता है, और देश को जो आगे बढ़ाने का जो काम करती है वो वुमेन्स होती है दोस्तों। तो आखिर ये कैसे, अगर जब तक हम लोग जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर ये जेंडर वाले चैप्टर में बताया था, जेंडर डिवीजन कास्ट वाले में, उस वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इक्वालिटी नहीं है वुमेन्स को, या फिर बोल सकते हो माइनॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम है कि SC ST को जो सोसाइटी में उठ नहीं पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे है दोस्तों, एक ना एक दिन ऐसा तो जादू होगा नहीं कि वो लोग आ जाएंगे पावर करने के लिए, पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो धीरे धीरे इस फॉर्मेट को हम लोग अच्छे कैसे कर सकते हैं, तो उनको हम लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं, उनको प्रोमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बात हो गई ना कि एम्पावरमेंट वुमेन्स और यूथ के बीच में अगर आपको लाना है तो रिजर्वेशन जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इन सभी टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा, वो भी चंद निमोनिक्स के बेसिस पे। तो आज का जो चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टी, इसको मैंने आपके लिए कर दिया है क्लियर, वो भी इन चंद निमोनिक्स को। तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको बस इन निमोनिक्स को लिख लेना है, निमोनिक्स को एक बार सिंपल भाषा में अपने आप से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप लोग घर में एक बार खुद से लिख सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों मेरे पढ़ाने का बस यही तात्पर्य है कि मैं आपको पॉइंट्स को याद करवाऊं, पॉइंट्स को पकड़वाने में आपको मदद करूं। अगर आप लोग एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर राइटिंग करोगे, खुद के अपने वर्ड्स को लिखोगे तो आप में सुधार होगा। आप हो दोस्तों 10th में, अब ऐसा नहीं ना है कि 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन लिख लिए और उसको रीराइट करने के लिए एग्जामिनेशन में चल जाते हैं। वहाँ पे आपको अपने ओपिनियंस देने पड़ेंगे, अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने वोकेबलरी को इन्हेंस कीजिए, आप लोग रीराइट कीजिए क्वेश्चंस को, और मेरे द्वारा जो निमोनिक्स आपको दिए जाते हैं आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण होगा क्या कि आप हमेशा आप एग्जामिनेशन में भूल ही नहीं सकते हो, चाहे वो 10th का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक मेंशन कर दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट में बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, आपको मिलेगा हमेशा एक नया निमोनिक्स। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।